अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक और कोड। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लॉजिक्स को बिल्ड करना सीखने वाले हैं। पिछली वीडियोस में हमने मॉडल्स बनाना सीखे थे। बेसिकली सीखा ये था कि डाटा की कलेक्शन किस तरह से करते हैं बेसिकली डेटाबेस के अंदर, ठीक है। उसका हमने सारा स्ट्रक्चर बना लिया था बेसिकली डाटा कलेक्शन का, ठीक है। बट अब हम चाह रहे हैं कि उस डाटा के ऊपर वैलिडेशन किस तरह से लगाएंगे, उस पर हैंडलिंग किस तरह से करेंगे, उसकी लॉजिक्स किस तरह से बिल्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको समझाऊँगा, ठीक है। अब इन चीज़ों को समझने से पहले तुम्हें कुछ ये 4 पॉइंट्स लाज़मी हैं, ठीक है। सबसे पहले तुमने उसका ल फाइल्स और फ़ोल्डर्स बनाना है, ठीक है। मतलब कि जो भी तुमने लॉजिक बिल्ड करनी है उसके अलग से फाइल और फ़ोल्डर्स बनेंगे, ठीक है। जिस तरह मॉडल्स के बनते थे, ठीक है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द कोर कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्ट कोड्स हैं वो तुम्हें आने चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी मैं समझा भी चुका हूँ बट मैं तुम्हें अगेन समझा रहा हूँ क्योंकि अब जो है वो बेसिक से हम ऊपर जाना चाह रहे हैं, एक हाथ ऊपर जा रहे हैं, एक स्टेप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अब हम एडवांस लेवल पे आ गए हैं। अंडरस्टैंडिंग द कोर कॉन्सेप्ट ये आपको लाज़मी होना चाहिए, ठीक है। वैलिडेटिंग ऑल द इनकमिंग डाटा इफेक्टिवली, ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। इम्प्लीमेंटिंग द रोबस्ट डाटा हैंडलिंग स्ट्रेटजीज़, ठीक है। रोबस्ट मतलब कि अच्छे तरीके से डाटा हैंडलिंग करने की। सबसे पहली बात तो भैया ये है कि जो भी हमारी सारी चीज़ें होंगी ना, वैलिडेशंस हमारी जो डाटा हैंडलिंग होगी, सारा कुछ एज़ सच होगा, वो कंट्रोलर फ़ोल्डर्स के अंदर आएगा, लॉजिक-शॉजिक सब कुछ, ठीक है जी। अब मेन जो कोर कॉन्सेप्ट है ना, जो तुम्हें आना चाहिए लॉजिक्स को लिखने के लिए, वो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो है वो फंक्शन। ये फंक्शन तो मैं ऑलरेडी भी समझा चुका हूँ। मेरी जावास्क्रिप्ट की वीडियो पीछे पड़ी है, उसको जाके तुम देख सकते हो। बट मैं अगेन थोड़ा-सा रिपीट कर दूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है? स्क्रिप्ट डॉट। अब 2 टाइप के फंक्शन है गाइस, ठीक है? एक है नॉर्मल फंक्शन। अब नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है बेसिकली, फंक्शन के साथ फंक्शन का नेम आता है, जैसे मैंने कहा है ऐप है फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा फंक्शन, ठीक है? एंड कर्ली ब्रेसेस। ये बेसिकली फंक्शन इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है? फंक्शन, फंक्शन का नेम, ये नॉर्मल फंक्शन का तरीकाकार बता रहा हूँ, एरो फंक्शन का नहीं, ठीक है? इस तरह से बेसिकली लिखा जाता है। अब तुम इसके अंदर कुछ भी लिखोगे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कहा जी लॉग हेलो इन माय न्यू ऐप, ठीक है जी? ये हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल सी हमने स्टेटमेंट लिख ली। अब जैसे मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि फंक्शन को चलाने के लिए बेसिकली गाइस फंक्शन को कॉल भी करना पड़ता है, ठीक है? ऐसे ही है। देखो फंक्शन नहीं चला, व्हाई? क्योंकि फंक्शन को कॉल ही नहीं किया। अब फंक्शन को जब तक कॉल नहीं करोगे तो भाई वो चलेगा कैसे? कॉल करो, आप देखोगे अगर आप चलाओ इस फंक्शन को तो गाइस ये फंक्शन रन हो रहा है, हेलो इन माय न्यू ऐप। तो दैट्स इट, ये फंक्शन आपका रन होना शुरू हो गया, मतलब काम कर रहा है आपका फंक्शन, ठीक है? दूसरी बात गाइस, अब बात ये है कि एक तो फंक्शन ये हो गया, अब दूसरा फंक्शन जो होता है वो होता है एरो फंक्शन। और ये ES6 मॉड्यूल सिंटैक्स का फंक्शन है, जो कि हाँ, मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ, बहुत अच्छा फंक्शन है। अब इसके कुछ फ़ायदे भी हैं, फ़ायदे वो जो है मैंने वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये देखो। डेमोंस्ट्रेट द कंसाइज़ सिंटैक्स फॉर फंक्शन एक्सप्रेशन, ठीक है जी। इलस्ट्रेट द इम्प्लिसिट रिटर्न नॉट एक्सप्लिसिट रिटर्न, ठीक है, फॉर सिंगल एक्सप्रेशंस, ठीक है। शो एग्जांपल विद और विदाउट पैरामीटर्स, ठीक है, विद एंड विदाउट पैरामीटर्स। इंप्रूव रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, मतलब कि होता क्या है कि ये जो हमारा जो फंक्शन है ना, एरो फंक्शन, ये बहुत सी चीज़ों से हमें बचा लेता है। मतलब कि ये अपना ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करने बैठता, इसको सारा कुछ जो है वो एनवायरनमेंट से कैप्चर करता है, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें जो है ना वो बड़े तरीके से। अब इसका क्या नुकसान था, मैं आपको इसका नुकसान बताता हूँ। भाई इसका नुकसान ये था कि अगर आपने फ़ंक्शन को पहले कॉल करके और फ़ंक्शन बाद में भी चलाया ना, मतलब कि फ़ंक्शन बाद में भी कोड लिखा है, सर ये कोड फिर भी वर्क करेगा। ये देखो हेलो इन माय न्यू ऐप। एरो फ़ंक्शन बेसिकली ऐसा नहीं। एरो फ़ंक्शन में क्या होता है कि हम कॉन्स्ट लिखते हैं, ऐप लिखते हैं, इक्वल टू, आप पैरेंथेसिस लगाएँ, ठीक है? एंड एरो लगाएँगे यहाँ पर एंड कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब इधर आप कुछ लिखेंगे, मैंने कहा यही लिख दो, ठीक है, सेम। अब आप इसको चला लें एक बारी, ऐप, और इसको रन करें, दैट्स इट। अब अगर आप चलाएँगे सर, तो ये भी एज़ सच सेम चलेगा, कोई फ़र्क नहीं होगा, ठीक है? कोई फ़र्क नहीं होगा। देखिए टाइम कितना कम हो गया, ये चीज़ देखिएगा, फ़ोकस कीजिएगा कि जो हमारा सबसे पहला जो कोड चला था नॉर्मल फ़ंक्शन में, वो टाइम लिया था 0.4.5, ठीक है? बट इसको देख लो 0.358 सेकंड, मतलब कि टाइम बिल्कुल लो हो जाता है। कोड की मेंटेनेबिलिटी, कोड की स्पीड, कोड की ऑप्टिमाइज़ेशन बहुत हाई लेवल पे कर देता है, ठीक है? अब इसमें एक इश्यू है, अब इश्यू वो नहीं है कि इसमें एक वैलिडेशन समझ लें कि वैलिडेशन है, ठीक है? अगर आप वो वाला काम करने बैठते हैं ना जो कि वहाँ पर आप कर रहे थे, सर वो यहाँ पर काम नहीं होगा। मतलब कि ये देखें एरर आ जाएगा कि भाई फंक्शन है नॉट डिफाइंड, भाई एंड एट द एंड लिखो, ये तरीकाकार नहीं है जो तुम करने लगे हो। तो बेसिकली ना ES6 मॉड्यूल सिंटैक्स में ना बहुत से जो जावास्क्रिप्ट के एरर्स थे ना वो रिज़ॉल्व हो गए थे। उसका एक सीन ये भी है।
जैसे वो लेट और कॉन्स्ट में हमारा ये जो वेर वाला मसला था, ग्लोबल स्कोप, फंक्शन स्कोप वाला था, वो हल हो गया। इसी तरह से यहाँ पर हमारे नॉर्मल फंक्शन वाले जो मसले थे ना, जो सारे थे, वो यहाँ पर हल हो गए। मतलब कि जो नॉर्मल फंक्शन में इश्यू था कि वो अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करता था, वो और बड़े उसके पंगे हैं इसके नॉर्मल फंक्शन के। तो ये सारे जो मसले हैं ना, वो यहाँ पर आपके आके रिज़ॉल्व हो गए हैं, ठीक है? वैसे आप डिफरेंस भी पढ़ सकते हैं, आपको गूगल वगैरह पे कई जगह पर मिल जाएगा नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन के बीच में डिफरेंस, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको ऐसे मिल जाएँगी। आगे चलते हैं गाइस एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट पे। ये अब एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या है? देखो, आपने ये किया ये जो आपने लिखा है ना फंक्शन, गाइस अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ, मैं इसी कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ, ठीक है? async js, ठीक है? एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट बेसिकली। अब होता क्या है कि गाइस कुछ चीज़ें जो होती हैं टाइम लेती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने डेटाबेस के साथ कनेक्शन करवाना है, ठीक है? डेटाबेस के साथ डेटाबेस कनेक्शन बेसिकली फॉर एग्जांपल हमने करवाना है, ठीक है? डेटाबेस कनेक्शन सक्सेस। अब सीन क्या है? मैंने आपको एक बात बताई थी कि डेटाबेस जो होता है ना, वो एट द अदर रीजन होता है, मतलब कि अनदर रीजन में होता है, किसी और रीजन से हम उठाते हैं डाटा। कभी होता है यूएसए में भी हो सकता है, वो जगह-जगह हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। अब होता क्या है कि दौरान डेटाबेस के कनेक्शन के दौरान वो सक्सेसफुल भी हो सकता है, वो फेल्ड भी हो सकता है। अब एसिंक्रोनस क्या करता है बेसिकली, एसिंक्रोनस ना आपका एक होता ये है कि अगर वो डाटा फेचिंग में टाइम ले रहा है ना, तो क्या करता है इसको बैकग्राउंड पे भेज देता है उस टास्क को, ठीक है? मतलब उस टास्क को बैकग्राउंड में भेज देता है और जो बाकी टास्क होते हैं उनको भी साथ-साथ चलाता रहेगा। मतलब कि पैरेलली सारे टास्क को साथ-साथ चलाता रहता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप एक जगह पर फॉर एग्जांपल डेटाबेस का कनेक्शन कर रहे हैं, ठीक है? आप एक जगह पर फॉर एग्जांपल वैलिडेशन चला रहे हैं। अब वैलिडेशन का कोड भी चलता रहेगा, डेटाबेस का कनेक्शन भी होता रहेगा। मतलब कि दोनों चीज़ें एट द मल्टीपल टाइम पैरेलल कंटीन्यूअस फॉर्म में डाटा जाता रहेगा। यहाँ पर ब्लॉक की फॉर्म में डाटा चेंज नहीं होता। मैं कई बार बता चुका हूँ, विदाउट ब्लॉकिंग यहाँ पर डाटा जो है इंडिपेंडेंटली वे में सारा गाइस जो है कंटीन्यूअस फॉर्म में डाटा जाता है, ठीक है? मतलब कि ब्लॉक की फॉर्म में, चंक्स की फॉर्म में नहीं जाता, कंटीन्यूअस फॉर्म में ज़्यादा स्पीड से डाटा जाता है, ठीक है जी? और एसिंक्रोनस वे में जाता है। अब सिंक्रोनियसली क्या होता है, बेसिकली ये हमने पहली लाइन लिखी है ना, तो ब्राउज़र जो होगा वो शुरू से चलाना शुरू करेगा कोड। और जहाँ से वो अटक गया तो वहाँ पर ही अटक गया। मतलब कि अगर आप इसको सिंक्रोनस वे में चलाते हैं ना, तो ये अगर कोड टाइम ले रहा है ना, तो पहले इसको पूरा करेगा, पहले इसको चलाएगा, फिर आगे जाएगा। बट हम ऐसा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा ये जो एफिशिएंट वे में डाटा जो है वो हमारा कंट्रोल हो, हमारा डाटा जो है वो अच्छे तरीके से मतलब कि हैंडल हो पाए, हमारी फेचिंग अच्छे तरीके से हो पाए। तो ये जो सारे काम है ना, ये एसिंक्रोनस के ज़रिए हम परफ़ॉर्म मोस्टली करते हैं, ठीक है जी। आगे चलते हैं जी गाइज़, एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। भैया देखो, अब तुमने कहा कि हमने फॉर एग्जांपल एक एक एसिंक्रोनस लिखा, ठीक है? अब तुमने फॉर एग्जांपल क्या किया कि इस एसिंक्रोनस को तुमने 2 चीज़ों में मतलब कि हैंडल कर लिया। मतलब कि मैंने कहा जी ट्राई पार्ट में और कैच पार्ट में। अब ट्राई में हमने कहा जी हमारा ये मेन कोड है, ठीक है? कैच में हमने कहा भैया एक एरर कैच करो। एरर क्या कैच करोगे? डेटाबेस कनेक्शन फ़ील्ड, ठीक है? अगर तो ये ट्राई वाला कोड नहीं चलता किसी मसले से, तो एट द एंड कैच वाला कोड चल जाएगा। मैं अगर आपको एग्जांपल भी दिखाता हूँ, ये देखो। भाई ये कंसोल का हमने ही मिटा दिया, ठीक है? अब इसमें एक एरर है, ठीक है? अब अगर इस कोड को मैं चलाता हूँ, तो भाई ये देखो डेटाबेस कनेक्शन फेल्ड। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पर इश्यू है। अब हमने ये किया है, कस्टमली अपने डाटा को हैंडल किया, बता दिया कि भाई जी डेटाबेस के साथ कनेक्शन में मसला आ रहा है। तो इसी तरीके से हम ट्राई कैच पार्ट में जो हमारी एक्सेप्शन होती है, हमारा जो एरर होता है ना, वो यहाँ पर हम हैंडल कर लेते हैं कि भाई जी हमारा ये एरर आ रहा है, ठीक है? तो भाई ये तुमने जो है, ये मसला है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये तुम्हारा मसला सॉल्व हो जाएगा। अगर तो कनेक्शन हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज़ नहीं तो भैया एरर आ जाएगा, ठीक है? अगर कनेक्शन हो जाता है, देखिए जी डेटाबेस कनेक्शन सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल कोड एक्यूरेट में मोस्टली टाइम में डेटाबेस का कनेक्शन हो जाता है। बट अगर ना होगा, तो आपको कैश में एरर वो आ जाएगा स्पेसिफिकली जो हमने दिया होगा, ठीक है जी? ऐसे बेसिकली होता है, ठीक है जी? आगे बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमारा है। बेसिकली आपको सारे कॉन्सेप्ट दोबारा से एक बार रिवाइज़ कराने की वजह ये है कि भाई इसके बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। याद रखिएगा, इन कॉन्सेप्ट्स को सीखे बगैर आप डाटा की वैलिडेशन, डाटा में हैंडलिंग, लॉजिक्स वगैरह बिल्ड नहीं कर सकते, ठीक है? इन कॉन्सेप्ट्स का आना ज़रूरी है। अब आ रही कंडीशनल स्टेटमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। इसको भी मैं एक बारी दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। वैसे है तो कंडीशन स्टेटमेंट्स में ऐसा कुछ रिपीट करने वाली चीज़ें नहीं है, बट फिर भी आई विल बी रिपीट इट, ठीक है? मैं कहता हूँ जी कंडीशनल। अब बेसिकली 3 चीज़ें हैं यहाँ पर, एक है इफ, एक है एल्स इफ और एक है एल्स। अब सीन क्या है मैं तुम्हें पहले समझाता हूँ। तो तुमने कहा फॉर एग्ज़ाम्पल ए इज़ इक्वल टू
मैंने कहा इफ अगर ए जो है, अब ए कोई भी हो सकता है, जैसे अली है फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ भी है, ठीक है? अगर तो लेस देन जो है वो है 18 से, ठीक है? लेस देन इक्वल टू 18 है, ठीक है? तो भैया तुमने ये करना है, यहाँ पर एक कंडीशन भेजनी है, लॉग लिखना है बेसिकली कि भाई जी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। बड़े सिंपल तरीके से तुम्हें चीज़ें समझा रहा हूँ, ठीक है? तो ये तुमने एक सिंपल सी कंडीशन लगाई, ठीक है? तुमने कहा जी तुम एलिजिबल नहीं हो ड्राइविंग के लिए, तुम नहीं कर सकते, ठीक है? अगर तुम्हारी एज जो है वो लेस देन दी 18 है, ठीक है? और अगर तुम्हारा, अब देखो, अगर मैं इस कोड को चलाता हूँ, अभी एल्स को छोड़ दो, ठीक है? अभी मैं इस कोड को अगर चलाता हूँ, लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन 18। अब सीन क्या है कि यहाँ पर एक सीन ये है कि देखो, अब अगर हमने ये लिखा है, ठीक है? अब हुआ क्या कि इधर एक कंडीशन की स्टेटमेंट ही प्रिंट नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो तो 18 ईयर का है। अब कुछ बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंसोल डॉट लिखना पड़ेगा, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग। अगर तो तुम, या तो ये होगा, तब अब पता लग जाएगा ना उसको कि भाई अगर या तो एलिजिबल है या नहीं है। देखो, अगर यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग बिकॉज़ 18 साल का है। अब तुम अगर इसी 18 को 17 में चेंज कर दो, तो यहाँ पर देखना मेरे भाई, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग बिकॉज़, क्योंकि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारी उम्र जो है वो 18 साल से नीचे की है, तो तुम एलिजिबल नहीं हो अकॉर्डिंग टू द लॉ। ठीक है जी? तो ये सीन है, ये बेसिकली अब तुमने एक से ज़्यादा कंडीशन बेसिकली फॉर एग्ज़ाम्पल लगानी है, ठीक है? अब तुमने कहा जी एल्स इफ की भी, ठीक है? एल्स इफ की, मैंने कहा गाइस मैं ना तुम्हें अब सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? स्टेटमेंट्स को देखो, अब बड़े आसान तरीका है। एक तरीका ये है कि तुम एल्स इफ करते जाओ, ठीक है? एक तरीका ये है। बट इसका एक आसान सा तरीका भी है कि तुमने अगर फॉर एग्जांपल एक से ज़्यादा कंडीशन चलानी है, मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो तुमने कहा इफ, ठीक है, ग्रेटर देन बी, ठीक है? अब तुम यहाँ पर ही चेक कर लो कि भाई क्या ए ग्रेटर देन सी भी है कि नहीं है, ठीक है? अब तुमने चेक कर लिया, मैंने कहा जी ए इज़ ग्रेटर, ठीक है? अब तुमने नेक्स्ट हमारा क्या किया, एल्स इफ की कंडीशन चलाई, ठीक है? एल्स, इधर लिखोगे एल्स इफ। अब मैं तुम्हें 2 कंडीशन बेसिकली चलाना सिखा रहा हूँ ना। अब बीच में ये ऑपरेटर एंड का ऑपरेटर है, मतलब कि दोनों कंडीशंस ट्रू होना लाज़मी है, ठीक है? अगर तो ऐसा नहीं है तो फिर चेक करना है, अगर तो चेक कर लोगे, अगर जो ए है वो लेस देन बी है, तो चेक कर लेना कि जो बी है वो ग्रेटर देन सी भी है कि नहीं है? बी जो है वो ग्रेटर देन सी है कि नहीं, ठीक है? ये भी आपने चेक कर लेना। और अगर ऐसा है, दोनों कंडीशंस ट्रू है, तो फिर कह रहे हो, अदरवाइज़ तुम कह रहे हो सी इज़ ग्रेटर। अब अगर तुम ये कंडीशन चलाओ ना भैया, अब हुआ क्या कि ये सी इज़ ग्रेटर आएगा बिकॉज़ व्हाई? क्योंकि सी बड़ा है। अब तुम किसी की भी इधर से वैल्यू बढ़ा लो। मैंने कहा जी ए को मैं 17 करता हूँ, ठीक है? अब सीन क्या है कि ए से बड़ा है, यहाँ से भी बड़ा है, ठीक है? अब अगर तुम चलाओ इसको, बी इज़ ग्रेटर। अब अगर तुम ए की वैल्यू बढ़ा दो, तो होगा क्या, 20 कर दो ए की वैल्यू, अब ए इज़ ग्रेटर आएगा। बेसिकली ये सीन है कि एक से ज़्यादा कंडीशन लिखते वक़्त आप इस तरह से कंडीशन लिख सकते हैं। आप चाहते हो तो सेपरेट भी कर सकते हैं। मतलब ए चेक करते बी से ग्रेटर है, बी से सी से ग्रेटर है। वो सारी आप चीज़ें कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते थे। बट वो तो बहुत बड़ा हो जाना था ना। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा लिया कि भाई ये दोनों कंडीशंस ट्रू होना लाज़मी है। अगर तो ट्रू नहीं होती, अदरवाइज़ तुमने कह देना जी दूसरा बंदा ग्रेटर है, ठीक है? तो इस तरह से हमने एल्स इफ के साथ 2 कंडीशन, मतलब कि एक पहले एक इफ कंडीशन लगाई, फिर एल्स इफ में दूसरी कंडीशन लगाई और फिर एल्स में तीसरी कंडीशन लगाई। मतलब कि 3 कंडीशंस हमने अब लिख ली। अब आपने जितनी कंडीशंस आगे लिखते जाना है, वो उसके साथ एल्स इफ लगाते जाना। और अच्छा, जितने भी आपके जो सारा जो लॉजिक्स होंगे ना, वो या एक फ़ोल्डर बनाएँगे यहाँ पर कंट्रोलर्स के नाम से, ठीक है? और इस तरह से आपका फ़ोल्डर बनेगा और उसी के अंदर सारी लॉजिक्स आएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यूज़र की लिखनी है, तो वो लिखने का तरीकाकार ये होगा, यूज़र कंट्रोलर डॉट जेएस। मैंने पहले भी ऑलरेडी लिख के दिखा चुका हूँ, बट दोबारा से समझा रहा हूँ। तो ये कैमल केसिंग है, ठीक है? इस तरह से आप बेसिकली लिख सकते हैं। इस तरह से बेसिकली फाइल जो फ़ोल्डर लेयर से बनाओगे, उसमें सारे कंट्रोलर जो आपके मॉडल्स जो आपने डाटा कलेक्शन की है ना, उसी के ऊपर सारी जो वैलिडेशंस हैं, उसको यूज़ किस तरह से करना है, उस पे स्ट्रैटेजीज़ किस तरह से लगानी है, उसको उसको चलाना किस तरह से, उसको हैंडल किस तरह से करना है, वो सारी चीज़ें आप कंट्रोलर्स के फ़ोल्डर के अंदर लगा सकते हो। उम्मीद है जी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।